Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Today we are going to study our first chapter of history of class 8. How, when, and where. Our first topic is how important are dates. How important are dates? First of all, we will know some introduction about how, when, and where. क्या मतलब होता है इसका how and when, where का कोई idea? Dates कैसे आई? Dates है क्या? क्या डेट हमारा पास्ट है? आर जो चला जाएगा उसके पीछे था लग जाता है, वॉज लग जाता है, दैट मीन्स वो हमारा पास्ट हो गया। तो हमारा जो पास्ट है इन तीनों से कनेक्ट है। क्या है ये? इन तीनों से कनेक्ट है, क्योंकि ये क्या कहता है, कोई भी डेट जिस दिन हमारा क्या हुआ है, इवेंट। क्या हुआ है? इवेंट। दैट मीन्स द डेट विच इज रिलेटेड टू अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या चीज हुई, तो किस रूप में हम याद रखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डेट ओनली। कैसे याद रखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डेट ओनली, राइट। हम कई बार ये सुनते हैं, कई बार हम बोलते भी हैं हिस्ट्री बड़ी बोरिंग है। बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर द डेट। हिस्ट्री जो बीत चुका वो पास्ट हो गया और उसको हमें याद रखना पड़ता है डेट्स की फॉर्म। गॉट इट? तो क्या है ये डेट्स? आई कहां से? क्या हुआ? कोई राजा कब मरा, कौन से वॉर में जीता, कब उसकी मैरिज हुई, कब उसे कौन सी टेरिटरी का या कौन सी प्रोविंसेस का क्राउन पहनाया गया। तो दीज आर इंक्लूडेड इन द फ्रेम ऑफ डेट ओनली। किसमें? डेट। There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which the rulers were crowned or the battle were fought. In the common sense notion, history was synonymous with date. You may have read people say, I find history boring because it's all about memorizing date. In such a conception true? क्या ये conception true है? हाँ, ये true है। हम ऐसा मानते हैं, ये हमारा मानना है कि हमें डेट्स याद रखनी पड़ती है, लेकिन अब बड़ी ट्रिक्स आ गई हैं, टेक्निक्स आ गई हैं जिसके थ्रू हम डेट्स को याद रख पाते हैं। तो वो हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में कि हमें कैसे डेट्स को याद रखनी है। History is certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. पहले चीजें कैसी थी और अब कैसी हो गई हैं, अगर इनको हम कंपेयर करें तो क्या कहलाता है? पास्ट मतलब बिफोर, पहले क्या था, और हमारा प्रेजेंट क्या कहलाएगा? बिफोर एंड आफ्टर, राइट। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what seen has always been in the world we inhabit. But most of us are moments of the wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder. अब देखते हैं कई लोग टी के कियोस्क पे खड़े रहते हैं, टी पीते रहते हैं, तो उस वक्त दिमाग में बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या घर पे अवेलेबल नहीं है क्या? ये रील कैसे मूव करती है? ये टर्न कैसे लेगी? ये हमारे साथ क्या ट्रीज जो है वो भी क्या ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं? लगता नहीं कई बार ऐसा? जैसे हम कई बार सन को वॉच करते हैं, जैसे जैसे हमारी ट्रेन मूव करती रहती है ऐसा लगता है कि सन भी हमारे साथ चल रहा है। होता है ऐसा? तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। So it's all about our history. Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how the people got to hear about the things before newspaper began to be printed. All the such historical questions refer to us back to the notion of time, but that time does not have to be always precisely dated in terms of the particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time. कई बार हम actually कुछ इवेंट ऐसा आकर होता है कि उसकी एग्जैक्टली डेट हम आइडेंटिफाई करके नहीं लिख पाते। कुछ इवेंट्स ऐसे होते साल साल भर चले, 10-10 साल चले। कई और ऐसे होते हैं ना कि भाई बहुत लंबे पीरियड तक चले, तो हमें एग्जैक्टली उनकी डेट आइडेंटिफाई नहीं होती है। People in India
India did not begin drinking tea one fine day. They develop a taste for it over time. Therefore, can be no one clear date for the process such as this. जैसे इसमें एग्जाम्पल बताया है कि इंडिया के लोगों ने चाय पीना कब स्टार्ट किया था, एक टेस्ट के लिए नहीं है वो चाय। आज हमें याद नहीं है कि हम कब से उसको पी रहे हैं। क्या डेट याद है कि इंडिया में टेस्ट कब स्टार्ट हुआ था? क्या वो याद है? नहीं पता ना। तो कुछ ऐसी अकरेंस होती है, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें डेट एग्जैक्टली नहीं पता होती है। Similarly, cannot fix one single date on which the British rule was established. इसी तरह से हम ये भी नहीं बता सकते कि ब्रिटिश का जो रूल है वो हमारे इंडिया में कब फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन हमने सुना यही है कि ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया टू डू ट्रेड। वो ट्रेड करने के पर्पज से हमारे देश में आए थे। लेकिन ट्रेड करते करते जब उन्होंने हमारी क्या देखी, क्या देखा? लैक ऑफ यूनिटी देखा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखा। इसका फायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने। कि यहाँ तो हम इजीली काम कर सकते हैं, यहाँ तो हम ट्रेड के साथ साथ इनके ऊपर कब्जा भी कर सकते हैं, राइट? तो कब आए थे एग्जैक्टली डेट हमें नहीं पता, और ये नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। All the changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes become visible. Why then we do continue to associate history with a string of dates? क्यों हमने हिस्ट्री को डेट से रिलेट किया? इसके पीछे क्या रीजन है? क्या रीजन है बताइए? भाई कुछ हुआ ही नहीं होगा तो डेट कहां से आएगी? बताइए आप। कोई इवेंट का अक्रेंस ही नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैरिज डेट्स हो गई, हमारी बर्थ डेट्स हो गई, हमारा एनुअल फंक्शन डेट हो गया, हमारा रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट हो गया। ये सब क्या है? क्या है ये? कुछ इवेंट हुआ उस पर्टिकुलर डेट को, उसको हमने क्या रखा? हमारी मेमोरी में मेमोराइज करके रखा। उसको मेमोराइज करके हमने रखा तो वो हमारे लिए क्या बन गया? हिस्ट्री। और हिस्ट्री किसमें कन्वर्ट हो गई? डेट में। हिस्ट्री किसमें कन्वर्ट हो गई? डेट। When history was an account of the battles and the big event, it was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned. हमारी हिस्टोरियंस में, हिस्ट्री में जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या लिखा? कब किस राजा को क्राउन पहनाया गया, कब उसकी शादी हुई, कब दी हैड अ चाइल्ड, कब उसने कौन सी पर्टिकुलर लड़ाई लड़ी, कब वो मर गया, और उसके बाद नेक्स्ट राजा कौन सा बनाया गया। ये सब किसमें कन्वर्ट हो गए? सब कन्वर्ट हो गए इवेंट में। और इवेंट किसमें कन्वर्ट हो गया? हिस्ट्री। और हिस्ट्री किसमें कन्वर्ट हुई? डेट्स में। आया समझ में? Such as these specific dates can be determined, and the history such as these debates about date continue to be important. तो ये तो हमारी डिबेट चलती है हिस्ट्री की डेट्स को लेके, वो नेवर एंडिंग वाला प्रोसेस। इसका कोई कंक्लूजन या हम कहें एग्जैक्टली कोई सोल्यूशन निकालना है तो वो नहीं निकल सकता। तो कल जो हुआ था वो तो पर्टिकुलर, ऑफ कोर्स वो तो पास्ट में आपका कन्वर्ट हो गया, तो उसको आप क्या बोलोगे? हुआ था। हिस्ट्री। डेट, तो वो आप कैसे उसको रिमेंबर करते हैं? डेट के थ्रू। कैसे याद रखते हो? डेट के थ्रू। नाउ which dates, by what criteria do we choose a set of date as an important? कौन सी डेट्स हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है? हम एग्जांपल है तो मेरा बर्थडे, हमारी बर्थडे, मम्मी पापा की एनिवर्सरी, ये सब क्या है? डेट्स है। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स होती है जिनको हम मेमोराइज करके रखते हैं, याद करके रखते हैं। कुछ ऐसे होता है जब मिस हैपनिंग हो रखी होती है, वो हमें याद करना नहीं होता, हम कहते हैं अरे उसकी याद मत दिलाओ हमें, हम मुझे याद नहीं करना, बोलते हैं ऐसा। तो कुछ इवेंट्स जो हमारे लिए हैप्पी मूवमेंट लाते हैं और कुछ इवेंट्स हमारे लिए सैड मूवमेंट लेकर आते हैं। तो ये डिपेंड अपॉन अस कि हम किन डेट्स को रिमेंबर करते हैं, किन डेट को नहीं करते। The dates we select, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. बहुत सारी डेट्स हमारे साथ डेली रूटीन में बहुत कुछ हमारे साथ होता है, तो हम सब कुछ थोड़ा याद रखते हैं।
जो हमारी लाइफ के लिए बड़ा चेंज लेकर आता है, कोई ड्रास्टिक चेंज हमारी लाइफ में अगर कुछ पर्टिकुलर इवेंट से हो जाता है तो हम उसको याद रखना पसंद करते हैं. Consider an example in the history is written by the British historians in India. The rule of the each Governor General was important. These histories began with the rule of the first Governor General, Warren Hastings. Who was the first Governor General? Warren Hastings, and ended with the last Viceroy, that is लॉर्ड माउंटबेटन. देखिए मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, गवर्नर जनरल और वाइसराय ब्रिटिश टाइम पीरियड में अलग अलग हुआ करते थे, बट नाउ डेज दे बोथ आर एट द सेम लेवल. The separate chapters vary about the duties of the other Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning. कहने का मतलब ये है कि अलग अलग गवर्नर जनरल आए और अलग अलग वाइसरायज आए, इन सबका अपना अलग अलग रोल था हिस्ट्री के अंदर, लेकिन हमने सभी के बारे में सब कुछ याद नहीं रखा. जिस गवर्नर जनरल ने या वाइसराय ने कुछ पर्टिकुलर हमारे देश के लिए कुछ किया है या ब्रिटिशर्स के लिए कुछ किया है तो हमने उसको याद रखा. हमने सब कुछ याद नहीं रखा. ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे चले गए, हम किस किस का याद रखेंगे. तो पर्टिकुलर गवर्नर जनरल ने अगर हमारे लिए कुछ किया है, देश के लिए कुछ किया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ किया है, तो वो मेमोरेबल रखा गया है और उसको हिस्टोरियंस ने अपनी बुक्स के अंदर मेंशन भी किया. जैसे हमारी बुक के अंदर मेंशन है, हम पढ़ेंगे. It was a seemingly never-ending succession of the Governor General and the Viceroy. All the dates in these histories books were linked into these personalities, to their activities, policies, and achievement. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives mark the different chapter of the history of British India. अगर हम ऐसे ब्रिटिश इंडिया के चैप्टर्स के बारे में पढ़ते रहें, अलग अलग गवर्नर जनरल्स के बारे में अगर पढ़ते रहें, तो एक सेपरेट बुक ही इनकी बन जाएगी. एक सेपरेट बुक ही इन्हीं के लिए बन जाएगी. लेकिन हमारा हिस्टोरियंस ने ऐसा नहीं किया. दिस गवर्नर जनरल ने और वाइसराय ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पॉलिसीज बनाने में, उनके अचीवमेंट्स को लेके, उनकी क्या पर्सनालिटीज रही है उस वक्त, इनको लेके बहुत लिमिटेड चीजें उन्होंने मेंशन करी है. सब कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था. भाई आज हम कोई क्लास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो आप लोगों का नेम मेंशन किया जाता है कि नहीं किया जाता, राइट? तो उसी तरह से यहां पर है. Shall we move? Any doubt? It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. It is a process we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. हम किन चीजों को याद रखना पसंद करते हैं? देखिए हम किस पे फोकस रखते हैं? जो हमारी हेल्प करे हमारी आगे की स्टोरी बताने में. कुछ हो जाता है, वो हिस्ट्री में कन्वर्ट हो गया. अगर हमें किसी थर्ड पर्सन को बताना है तो हम किस रूप में बताते हैं उसको? स्टोरी के रूप में, कि ऐसा ऐसा हुआ था. तो जो इवेंट आपके लिए इजीली स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उन इवेंट्स को आप याद रखना पसंद करेंगे. कल क्या हुआ था नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल भी हुआ था तो वो आपको स्टोरी फॉर्म में याद रहेगा. आगे बात समझ में? In the histories that revolve around the life of the British Governor General, the activities of the Indians simply do not fit. They have no space. The activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. How do we periodize? In 1817, कब? ये डेट्स याद रखिएगा, because it is history. So we should remember the date. तो फर्स्ट डेट क्या याद रखनी है? 1817. James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume book. उनकी बुक का नाम क्या था? A History of British India. In this he divided the history into 3 periods. इन्होंने क्या किया? हमारी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया. किस किस में? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. कई जगह हमारी बुक में क्रिश्चियंस भी लिखा हुआ आ रहा है तो वो गलत नहीं है. Can you think of any problem with this way of looking at the Indian history? क्या हमें दिक्कत होगी इस इंडियन हिस्ट्री को 3 वॉल्यूम बुक में देखने में? बिल्कुल ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि
What the James Mill had done? James Mill had divided our religion. क्या करा है जेम्स मिल ने? हमारे रिलीजन को ही डिवाइड कर दिया. Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristic of a time, its central feature as they appear to us. उनका क्या कहना था कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन से इवेंट अकर हुए हैं उन्हें जानने में हमें आसानी होगी, इसलिए हमने हमारी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया. हिंदूज ने क्या किया, मुस्लिम्स ने क्या किया और हम ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको आइडेंटिफाई करने में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी होगी, इसलिए जेम्स मिल ने इसको डिवाइड कर दिया. क्या हम इस चीज से सेटिस्फाई थे? नहीं थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तरह से हमें डिस्क्रिमिनेट कर दिया थ्रू आवर रिलीजन. Its central feature as they appear to us, so the terms through which we periodize, that is democratic the difference between the periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the changes from one period to the next. उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए ऐसा किया कि पहले हिंदू कैसे थे, आज हिंदू कैसे हैं, उनमें क्या चेंजेस आया, ये चेंजेस मुझे आइडेंटिफाई करना था, इसलिए मैंने इनको पीरियडाइज कर दिया. Mill thought that the Asian societies were at the lower level of civilization than Europe. उनका क्या मानना था कि हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, लो. कैसा है? लो. हमारी सिविलाइजेशन कैसी है? लो. उनका ये मानना था कि जब तक हम यूरोपियंस नहीं होंगे हम इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड नहीं कर सकते, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे. ये किसका मानना था? मिल्स का, जेम्स मिल का. किनका मानना था? जेम्स मिल. According to his tellings of history, before the British came to India, Hindu and the Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life. उनका ये मानना था कि जब तक हम ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले ही हिंदू और मुस्लिम की जो सोशल लाइफ थी बड़ी उलझी हुई थी. किसमें उलझे हुए थे वो? रिलीजियस इंटॉलरेंस में, अपने धर्म को लेके, कास्ट टैबूज को लेके, अपनी कास्टिज्म को लेके आपस में झगड़ते रहते थे. और सबसे लास्ट सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी थे. कैसे थे? अंधविश्वासी थे. तो ब्रिटिशर्स ने कहा अगर हम नहीं होंगे तो इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इंप्रूव नहीं हो सकता. एनी डाउट? So it was very necessary to introduce European manners. तो जेम्स मिल ने क्या कहा, इसलिए हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? यूरोपियन मैनर्स. Arts, institution and laws in India may in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the alignment and happiness of the Indian people. क्या मानना था कि हम ब्रिटिशर्स को, हम यूरोप को देश की, इंडिया की सारी टेरिटरीज पे कैप्चर कर लेना चाहिए. हम इनको कैप्चर कर लेंगे तो क्या होगा, इससे उनको एनलाइटमेंट होगा, उनका उद्धार होगा, हमारा इंडियंस का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, हमारी सोच अच्छी हो जाएगी, हम सिविलाइज कहलाएंगे. किनका कहना था ये? मिल्स था. आ गया समझ में? क्लियर है यहां तक? फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल टू प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प. लेकिन ये सब किसकी हेल्प के बिना नहीं कर सकते थे? ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना. बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम वी हैव अ वेरी लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और वो कौन इंप्रूव कर सकता था? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स. In this idea of history, the Britishers rule represent all the forces of the progress and civilization. The period before which British rule was one of the darkness. Can such a conception be accepted today? In many cases, can we refer to any period of the history as Hindu period or the Muslim period? क्या हम हमारी हिस्ट्री को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी ये हिस्ट्री है, इसका इतना हिस्सा हिंदू पीरियड का है, इसका इतना हिस्सा मुस्लिम पीरियड का है और इसका इतना पार्ट हमारा ब्रिटिशर्स का है? क्या हम इसको ऐसे पीरियडाइज करके समझा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर जगह मुस्लिम्स का भी इंटरफेयर था तो ब्रिटिशर्स का भी इंटरफेयर था. तो इसको हाउ वी कैन डिस्क्रिमिनेट ऑल थ्री रिलीजन्स? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस. बट द जेम्स मिल हैड डन दिस. व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम वी आर नॉट सिविलाइज्ड एंड वी कैन सिविलाइज ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स. क्लियर?
Did not a variety of the faith exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the ruler of the time? To do so is to suggest that the lives and the practice of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not share all the same faith. Moving away from the British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval, and modern. Because we are not satisfied with the division of the Jan Smith, so what our Indian historians have done? Indian historians have divided our history into three parts, that is ancient, medieval, and modern. And in these three periods, all the Hindu, Muslim, and Britishers are exist. सब exist करते हैं इसके अंदर. उन्होंने हिंदू के पार्ट को या मुस्लिम्स के पार्ट को कैरेक्टराइज नहीं किया है. उन्होंने सभी के फीचर्स को इंक्लूड करते हुए हमारा एशियन पीरियड भी समझाया है, मिडाइवल भी समझाया, मॉडर्न भी समझाया. आज तक हम 5th, 6th, 7th में हम हिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं. कभी हमने ऐसा पढ़ा है क्या कि हिंदू का पीरियड है या मुस्लिम का पीरियड है? नहीं. In our books only we read about the ancient period, medieval period and the modern period. In our books have we read about that? It is the Muslim period. No. What we have read in the 7th class? Medieval period, Asian period. यही पढ़ा है हमने. कहीं हमने ये सब पढ़ा है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि हम हमारी हिस्ट्री को इस तरह से कैरेक्टराइज नहीं कर सकते. This division too has its problem. इसको याद रखिएगा. This division too has its problem. It is the periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forms of modernity. अब देखिए, यहाँ पे हमने हमारे हमारी हिस्ट्री को डिवाइड तो कर दिया, लेकिन ये किससे इन्फ्लुएंस था? किससे इन्फ्लुएंस था? क्या क्या इंक्लूड था हमारे डिवीजन में? साइंस भी होनी चाहिए. क्या क्या होनी चाहिए? साइंस भी होनी चाहिए, रीजंस भी होने चाहिए, डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, लिबर्टी भी और इक्वालिटी. किसकी तरफ जा रहा है ये? हमारे फंडामेंटल राइट्स की तरफ. किसकी तरफ इशारा कर रहा है ये? फंडामेंटल राइट्स. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में क्या देते हैं? डेमोक्रेसी भी देते हैं. डेमोक्रेसी का मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे वी हैव अ राइट टू चूज आवर ओन रूलर. राइट. कोई मोनार्की नहीं होनी चाहिए, कोई डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए. तो किसकी तरफ हम देखें तो किसकी तरफ इशारा करते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए. उसके बाद हमें साथ में क्या होनी चाहिए? लिबर्टी. दैट मीन्स वी हैव अ फ्रीडम. देन किसकी बात कर रहे हैं? इक्वालिटी की. किसकी? इक्वालिटी की. जब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो आप हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स में तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो? इक्वालिटी की. जहां इक्वालिटी की बात कर दी तो सभी इक्वल है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते. क्लियर? आ रहा है समझ में? Many historians therefore refers to the period as colonial. अब एक नया वर्ड आया, कॉलोनियल. कॉलोनियल क्या होता है? एनी आइडिया? कॉलोनियल का मतलब होता है जब भी कोई सुप्रीम कंट्री या हम कहें सुप्रीम पावर कंट्री, आज मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास सुप्रीम पावर है, तो मैं क्या करूंगी? दूसरी कंट्री या दूसरे लोग जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, मैं उनके ऊपर क्या कर लूंगी? उनकी टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लूंगी, उनको कंट्रोल कर लूंगी, उनको अबॉलिश कर लूंगी मेरे अंडर में. तो ये अगर कोई करता है, सुप्रीम पावर अगर लोअर पावर को या लोअर अथॉरिटी को या जिनके पास मेजोरिटी नहीं है उनके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेती है, तो वो क्या कहलाता है? कॉलोनाइजेशन. क्या कहलाता है? क्लियर है? In this book, we will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule. Subjugating local nawabs and rajas. Subjugating मतलब कब्जा कर लेना, अधिकार जमा लेना अपना. किसके ऊपर? लोकल नवाब्स के ऊपर और राजास के ऊपर. देखिए, मैं आपको फिर ये बात बता रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि इन 1600 ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया टू डू ट्रेड ओनली. किस लिए आए थे? सिर्फ ट्रेड करने के पर्पज से आए थे. लेकिन ट्रेड करते करते जब हमारी उन्होंने वीकनेस को पकड़ लिया तो ये हमारे लिए वीकनेस उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई. आया समझ में? और ट्रेड के पर्पज से उन्होंने धीरे 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 हमारे जो लोकल ट्रेड मर्चेंट्स थे
कौन हुआ करते थे? नवाब और राजा, उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। एक तरह से वो किसकी तरह चलाने लग गए थे? कठपुतली की तरह, पपेट की तरह, कि अब ये लोकल नवाब और राजा हमारे लिए कैसे काम करेंगे? पपेट की तरह काम करेंगे। हाँ, लोकल नवाब मतलब हो गए राजाज के अंडर में जो नवाब नवाब होते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में राजाज को नवाब ही बोला जाता है। राजाज हमारे राजपूतों में और सनातन धर्म में बोला जाता है ना, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? नवाब। क्लियर? You will see how they establish control over the economy and the society, collect revenue to meet all their expenses. Collected revenue, देखिए रेवेन्यू किससे कलेक्ट हो रहा है? लोकल टेरिटरीज से, लोकल नवाब और राजा से। कौन कलेक्ट कर रहा है? ब्रिटिशर्स। किसके लिए? अपने एक्सपेंसेस को बियर आउट करने के लिए। दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क। क्या वो कुछ काम कर रहे हैं? नहीं। काम किससे करवा रहे हैं? राजाज। राजाज किसके लिए, किसको करवाएंगे? अपने अंडर में पीजेंट्स, फार्मर्स को, राइट? bought the goods to meet all their expenses. Bought the goods they wanted to low price. यहां से क्या खरीदते थे? यहां से गुड्स खरीदते थे। कौन सी प्राइस में? लो प्राइस में। और अपने उधर मार्केट में जाके हाई प्राइस पे सेल कर दिया करते थे। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसके पॉकेट में जाता था? ब्रिटिशर्स की पॉकेट में। Produce crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequences. You will also come to know about the changes British rule brought about in the values and the tastes, customs and the practices. When the subjugation, it is the definition of colonization. Make it underline in your book also. It is the definition of colonization. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic and social culture changes, we refer to the process of colonization. It is a process in which the one country subjugate the another country. It may be in any form, either through political matters, either through social, political and economical matters. सोशली भी उनको टॉर्चर करेंगे, इकोनॉमिकली भी टॉर्चर करेंगे, मेंटली एंड फिजिकली भी टॉर्चर करेंगे। तो ये कौन कर रहा था हमारे ऊपर? ब्रिटिशर्स। क्लियर हो गया? तो इस पीरियड को हमने क्या कहा? कॉलोनाइजेशन पीरियड। क्या कहा? You will however find that all the classes and the groups did not experience that changes in the same way. That's why the book is called Our Past in the Google. What sources now? How do we know? हम जाने कैसे? किसने क्या किया, कैसे किया? इसके लिए अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? रिकॉर्ड्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी? पुराना डाटा कलेक्शन तो होना चाहिए, तभी तो हम उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, उन कलेक्शंस के थ्रू, हम उन सोर्सेज के थ्रू जान पाएंगे कि पहले हमारे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। रिटर्न रिकॉर्ड्स तो होंगे, होंगे कि नहीं भाई? आज हमारी बुक में ये लिखा हुआ है, तो एक रिटर्न रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? ये रिटर्न रिकॉर्ड हुआ तभी तो हम जान पा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो क्या आज आप और मैं यहाँ होते ये डिस्कस करने के लिए? नहीं होते, राइट? नाउ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। अब ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे उनका सब्जुगेशन करना स्टार्ट किया, तो क्या हमारे यहाँ पे लोकल नवाब और राजा नहीं थे? क्या थे? राजा तो तब भी थे, लेकिन अब वो राजा किसके अंडर में काम कर रहे थे? ब्रिटिशर्स के अंडर में। किसके अंडर में काम कर रहे थे? ब्रिटिशर्स के अंडर में। और ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन मैटर के अंदर भी इंटरफेयर किया करते थे। राजा उनकी परमिशन के बिना कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन नहीं ले सकता था। तो ये सब उनको बताना पड़ता था कि भाई मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा चल रहा है, तो फिर ब्रिटिशर्स उनको गाइड करते थे। ऑफ कोर्स उनके फेवरेबली गाइड करेंगे जहां पे ब्रिटिशर्स को फायदा हो, राइट? तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। तो वहां किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था? जिसका एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, और वो डॉक्यूमेंट हमें किस फॉर्म में मिलेगा? रिकॉर्ड की फॉर्म में। क्या होता है रिकॉर्ड करना? क्या होता है रिकॉर्ड करना? कि फ्यूचर के लिए हमें ये सोर्स मिल जाएगा जिससे हम पहचान पाएंगे। हाँ राजवीर?
हाँ लेते थे, लेते थे, चलता हुआ रहा है, ये पहले से चलता हुआ है टैक्स लेने का सिस्टम। पहले राजा अपनी पॉकेट में रखते थे, अब ब्रिटिशर्स अपनी पॉकेट में रखते हैं, और ज्यादा होता है। One important source is the official record of the British administration. The British believed that the act of writing was important. Britishers ने क्या माना? The act of writing मतलब जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है वो हमें किस फॉर्म में चाहिए? रिटर्न फॉर्म में चाहिए। आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, आपका एक्सपेंसेस कितना है, आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है, राइट? मतलब जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह थे, जितना भी आपका इनकम अर्निंग हो रहा था, वो सब कुछ हमें किस फॉर्म में चाहिए? रिटर्न फॉर्म में। ऐसा किसका मानना था? ब्रिटिशर्स। एवरी इंस्ट्रक्शन, कि आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अपने टेरिटरी में, क्या प्लान लेआउट कर रहे हो, क्या पॉलिसी फॉर्मुलेशन हुआ है, क्या डिसीजन आपने बनाया है, किसी के साथ आपने कोई एग्रीमेंट किया है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सब कुछ किस फॉर्म में चाहिए था? रिटर्न फॉर्म। उनके पास रिटर्न फॉर्म में था, अवेलेबल था, तभी आज प्रेजेंट सिनेरियो में हम उसको पढ़ पा रहे हैं, चेंजेस देख पा रहे हैं। अगर हमारे पास ये सब रिकॉर्ड नहीं होता तो हम नहीं देख पाते, पता पड़ता कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया। क्या ये हम जान पाते कि ब्रिटिशर्स अपने सारे एक्सपेंसेस हमारे थ्रू क्लियर करवाते थे? वो तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन, उनके सारे एक्सपेंसेस कौन क्लियर करता था? हम। आ रही है बात समझ में? This convention produced an administration culture of memos, notings and reports. कि किस फॉर्म में चाहिए? Memos, notings and reports. The British also felt that all important documents and the letters need to be carefully preserved. क्या कहते थे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, उनको किस तरह से रखना है? हमें बहुत संभाल के रखना है। So they set up the record rooms attached to all the administrative institution. और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? हर एक एम्पायर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन सेटअप कर लिया था। क्या कर लिया था? एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन सेटअप कर लिया था। तो उनको जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह हुआ करते थे, जिसको नहीं कहते फरमान, वो आता नहीं है रोल रोल करा हुआ, जिसको खोल के पढ़ा जाता है, तो वो लेटर फॉर्म वही हुआ करता था पहले के टाइम में। तो उसको भी वो प्रिजर्व करके रखते थे कि किसने कब कौन सी डेट को कौन सा फरमान जारी किया। The village tahsildar office, the collectorate, the commissioner office, the provincial secretariats, the law courts all had their record rooms. सबके एक अलग अलग डिफरेंट रिकॉर्ड रूम्स बना दिए गए थे। Specialized institutions like archives and the museum were also established to preserve important records. कुछ रिकॉर्ड्स उनको रिटर्न रखने पड़ते थे, जिनको उनको आर्चीव्स कहा गया, कि ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। जो मेन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट के लोग होंगे उनको ही अवेलेबल करवाएंगे। और बाकी क्या सेटअप किया गया? म्यूजियम। म्यूजियम से सब आप लोग अवेयर हैं क्या होता है म्यूजियम? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है बेटा? शैल वी मूव? एनी डाउट? यू कैन आस्क मी राइट नाउ। Letters and the memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and the reports that district officials prepared on instruction and the directives that were sent by the official at the top to the provisional administration. ये आर्चिव इसलिए प्रिपेयर किए जाते थे कि जिससे हायर अथॉरिटी से लेके लोअर एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी सब रीड कर सके। भाई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या था? रिकॉर्ड जो बनते थे उनको सेव करने के लिए उनको पता था कि ये हमारे जो सोर्सेज के रूप में कभी भी किसी के काम आ सकते हैं, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो चाहे हायर अथॉरिटी हो, उनको जब भी नीडेड होगी वो इसके थ्रू यहां से ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो डाउट? In the early era of the 19th century, these documents are carefully copied out and beautifully written by calligraphers. देखिए ये डॉक्यूमेंट्स एंड सोर्सेज क्या होते थे? कहा जाता है कि हर 400 साल में इनको दोबारा लिखा जाता था, क्योंकि जिस लीव में ये भोजपत्र जो लीव होता था, हमने पढ़ा है इसके बारे में 7th में, अगर आपको याद हो तो। भोजपत्र एक की टर्म थी हमारी, भोजपत्र है ना, पेड़ के जो पत्ते थे उनके ऊपर हमारे पास इस तरह से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे जाते थे। तो ये हर कहा जाता है कि 300 या 400 साल में दोबारा इनको डॉक्यूमेंट्स को लिखा जाता था, क्योंकि उस लीव की एक्सपायरी डेट हो जाती थी एक तरह से वो, तो हर बार उनको दोबारा लिखा जाता था। तो ब्रिटिशर्स के समय में
19th सेंचुरी में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा लिखा गया, कॉपी की गई और ब्यूटीफुली रिटन बाय द कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, हमने भी एमसीक्यूज भी किया था कि कैलीग्राफिस्ट क्या होते हैं, क्या होते हैं कैलीग्राफिस्ट? द पर्सन हु इज वेरी expert in beautiful handwriting. That's why by those they specialize in the art of beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of the printing, multiple copies. देखिए फिर क्वेश्चन अराइज हो गया कि स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कब स्टार्ट हुई थी? मिड ऑफ द 19th century. अगेन इट इज क्वेश्चन, हमारा एमसीक्यू बन गया, हमने किया भी था ये, अगर आप लोगों को याद हो तो। मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एट द प्रोसीड ऑफ द ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब क्या हुआ भाई, बार बार हर एक डिपार्टमेंट के लिए तो नहीं लिख सकते ना हम, तो हमने क्या किया, एक बार कैलीग्राफिस्ट के थ्रू उसको लिखवा लिया, तो उसकी प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, राइट। वो प्रिंटिंग क्या होती थी, कॉपीज निकाल दिया करती थी और फिर हर डिपार्टमेंट में उस डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी भेज दिया करते थे। हम नहीं कहते फोटोकॉपी कराना, राइट। सर्वे, अब भाई मुझे किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे तो वो सोर्स चाहिए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना। क्या करना पड़ेगा मुझे? सर्वे। The practice of the survey has also become common under the colonial administration. The British believed that the country had to be properly known before it could be effectively administered. By the early 19th century, detailed survey were being carried out, the map of the entire country in the village. Revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil, the quality, the flora, the fauna, local historians, and the cropping pattern. All the facts seen as a necessary to know about the administration of the village. इसका मतलब क्या हुआ? हर चीज का सर्वे करना। सर्वे करना मतलब, सर्वे करना मतलब जानकारी निकालना, इंफॉर्मेशन निकालना कि उस एरिया में क्या कंडीशन है, राइट। तो वो सर्वे हर फील्ड में करवा रहे थे। देखिए अगर विलेजेस में जा रहे थे तो वहां पे टॉपोग्राफी देखी जा रही थी, वहां की सॉइल की फर्टिलिटी देखी जा रही थी कि किस तरह का क्रॉप वहां पे ग्रो हो रहा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, किस तरह का क्रॉप हम ग्रो कर पाएंगे, कितना प्रोडक्शन हो पाएगा, क्वालिटी ऑफ द सॉइल कैसी है। तो ये सब क्या था? सर्वे करना। किस लिए किया जा रहा था? प्रोडक्शन के लिए। किस लिए किया जा रहा था? प्रोडक्शन के लिए। तो हर एक चीज के लिए 19th सेंचुरी में क्या किया, करवाया जा रहा था? सर्वे। क्या करवा रहे थे? सर्वे। From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. These prepared detailed records of the number of the people in all the provinces of India, noting information on caste. देखिए पूरे विलेज की या हम कहें पूरे इंडिया प्रोविंसेस की लोगों के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे थे, जिसमें उनके कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में और ऑक्यूपेशन के बारे में लिखा जा रहा था। मैंने आपको बताया था कि सेंसस होता है, बताया था मैंने आपको। सेंसस मतलब जनगणना होना कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितने प्राइवेट जॉब में हैं, उनकी एज क्या है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, सारी इंफॉर्मेशन, उनका ऑक्यूपेशन, उनका इनकम जनरेशन, जनरेट ईयर में कितना होता है, सारा डिटेल आपसे लिया जाता है। तो ये सर्वे, जो एक तरह का ये सर्वे था जो 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो अभी भी हमारे इंडिया में होता है। What official records do not tell? अब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते, बताइए क्या नहीं बताएंगे ये हमें, देखते हैं। From the vast crops of the record, we can get to know a lot, but we must remember that these are the official record. They tell us what the official thought. अभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, क्या है ये? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें they tell us about the official thought. क्या बताएंगे हमें? सिर्फ ऑफिशियल थॉट के बारे में ही बताएंगे, किसी की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये करेगा कि मैंने उससे रेवेन्यू जनरेट करवाया, मैंने उससे टैक्स लिया, तो टैक्स देते वक्त उसकी क्या कंडीशन थी, क्या ये यहाँ पे मेंशन होगा? क्योंकि हमने बात करी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन में ये तो मेंशन नहीं होगा, होगा क्या? नहीं होगा ना। They were interested in, वो किस में इंटरेस्टेड थे, and what they wish to preserve for the posterity. These records do not always help us to understand what other people in the country felt. देश के लोग क्या सोचते हैं,
उसके पीछे उनका क्या रिएक्शन था, ये कभी भी हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर मेंशन नहीं होगा। होगा क्या? वहां तो सिर्फ एक अमाउंट की डिटेल होगी, कितने एक्सपेंसेस था, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितनी इनकम थी, बस यही लिखा हुआ होगा ना। वो इनकम अर्न करते वक्त या वो रेवेन्यू जनरेट करते वक्त या वो टैक्स पे करते वक्त हमारे देश के लोगों की क्या स्थिति थी, उन्होंने क्या फेस किया, क्या प्रॉब्लम फेस किया, कैसी उनकी कंडीशन थी, क्या ये मेंशन होगा? तो उसके अंदर फीलिंग से तो कोई लेना देना नहीं है। For that we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in the plenty. Though they are more difficult to get than official record, we have diaries of people, accounts of pilgrims and the travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that we sold in the local bazaar. इन सबको जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? लोगों की लोकल डायरी। लोगों का आदत होती है डायरी लिखने की, क्या मिलता दिन भर में क्या हुआ। अगर वो कहीं हमारे को हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट में मिल जाए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मिल जाए किसी की फीलिंग के बारे में, तो हम जान पाएंगे कि हमारे देश के लोगों की स्थिति क्या थी, अगर उसमें मेंशन होगा तो। बुकलेट्स, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज अगर हमें कहीं मिल जाए तो उसमें मेंशन हो सकता है। या उस वक्त लोकल बाजार में लोकल बुकलेट मेंशन होती थी, या शाम का न्यूज़पेपर रिलीज होता था, उसमें हम फिर भी जान सकते हैं कि क्या लोगों की फीलिंग हुआ करती थी। जब हमारा देश आजाद हो रहा था, लड़ाइयां चल रही थी, तो शाम को एक मैगजीन जो होती थी, एक लोकल न्यूज़पेपर निकाला जाता था जिसमें लोग अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया करते थे। लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने एक्ट लगा के, एक कानून पास करवा के बंद करवा दिया गया था कि कोई भी इंडियन हम ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, हमारे बारे में कुछ भी गलत नहीं छापेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये अधिकार भी हमसे छीन लिया गया। आगे मैं समझ में? तो ये सब तो आपको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला कि हमारी फीलिंग्स क्या थी। ऑल दी सोर्सेज हमें और कहां से मिल सकता है? लीडर्स एंड द रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड द नॉवेल्स। कई फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, उनके हमें नॉवेल्स पढ़ने को मिल जाती है, उसमें हम पढ़ सकते हैं उनकी फीलिंग्स के बारे में। कुछ पोएट्स होते हैं जो अपने पोम के थ्रू समझाते हैं, राइट? तो यही सोर्सेज है जिनके थ्रू हम उनकी फीलिंग्स को जान सकते हैं। अदरवाइज आपको ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ब्रिटिशर्स एम्पायर में तो नहीं मिलने वाला, ना मिडावल पीरियड में, ना एशियन पीरियड में मिलने वाला है। So it is all about our chapter. Our first chapter is over. Okay. And the next session we will do our next chapter. Okay. Any doubt? Any doubt about any topic? No? So till then, bye. Next session में मिलते हैं हम।